नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे पहले फोकस की बात करते हैं। फिक्र में बात गड्ढे वाले सिस्टम की करेंगे, जिसमें नोएडा के बाद इस बार दिल्ली में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करके हर बार की तरह यहां भी खाना पूर्ति की जा रही है। फिक्र देश में जर्जर होती विमान सेवा की भी। सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि 754 विमानों की जांच में 50% खराब पाए गए हैं और सीट सूची में टॉप पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमान है। और बात करेंगे फिल्म घूसखोर पंडित पर मचे घमासान की। लखनऊ में इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस विवाद में मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। वो ब्राह्मणों पर क्या बोली ये भी बताएंगे। इसके अलावा फिक्र उस मीटिंग की जो अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में न्यूक्लियर समझौते को लेकर हुई। खबर चिंताजनक है क्योंकि शांति कोसों दूर है और फारस की खाड़ी में हाइपरसोनिक तूफान बस आने ही वाला है। लेकिन पहले बात पाकिस्तान की राजधानी में हुए जबरदस्त धमाके की। आज जुमे की नमाज के बाद इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में ब्लास्ट हो गया। इस धमाके ने मुनीर की कमजोरी को जग जाहिर कर दिया है। आज फिक्र की शुरुआत पाकिस्तान में उसी धमाके की खबर से जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। पिछले एक हफ्ते से बलूचिस्तान में विद्रोह की आग बेकाबू होती जा रही है। मुनीर आर्मी के कई जवान मारे जा चुके हैं। कई आर्मी पोस्ट पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की फौज और सरकार बलूचिस्तान की बगावत पर काबू पाने की कोशिश कर ही रही थी कि आज इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले ने असीम मुनीर को झकझोर के रख दिया। इस्लामाबाद धमाके का सबसे नया वीडियो, बड़ी खबर ये देखिए। पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ब्लास्ट। विजुअल देखिए जरा। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी है। यह धमाका इस्लामाबाद के शहजाद टाउन के तरलाई इलाके के इमाम बारगाह परिसर में हुआ है। बताया गया कि एक आत्मघाती हमला था। हमले के वक्त मस्जिद में लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों लोग मस्जिद में मौजूद थे। तभी जबरदस्त धमाका हुआ। चीख पुकार मच गई। हर तरफ त्राहिमाम था। इस घटना की कई तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आतंकवाद को पालने और उसे पूरी दुनिया में फैलाने का सपना देखने वाले जब खुद इसकी चपेट में आते हैं तो अंजाम क्या होता है। खून किसी का भी बहे, लोग कहीं पर भी मारे जाए, दुख होता है, दुख होता है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। यह धमाके की ठीक बाद मस्जिद के अंदर का वीडियो है। कुछ देर पहले तक जो लोग खुदा की इबादत कर रहे थे, सजदे में थे, वो जमीन पर गिरे हुए थे। इनमें से कुछ लोग आत्मघाती धमाके में मारे गए, कुछ बुरी तरह जख्मी हो गए। ये वीडियो मस्जिद के बाहर का है। जब धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग गए, जबकि कुछ लोगों ने घायलों को कंधे पर उठाकर वहां से निकाला। थोड़ी देर में पुलिस के जवान और कई एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई। फिर तेजी से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। शहर के सभी बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। मस्जिद में हुए इस आत्मघाती धमाके में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। 160 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई है और राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 से अब तक पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों पर 378 से ज्यादा बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 1800 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों घायल हुए हैं। देखा आपने। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की नाक के नीचे इस्लामाबाद में इतने बड़े हमले को किसने अंजाम दे दिया। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस्लामाबाद धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। चश्मदीद कह रहे हैं कि एक नहीं 3 हमलावर थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की आर्मी से परेशान टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले को शायद अंजाम दिया हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के जुल्म से परेशान बलोच विद्रोहियों पर भी शक की सुई घूम रही है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के अंदर ही मुनीर की फौज के कई दुश्मन हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फिदाइन हमलावर ने मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश भी की, जहां लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे गेट पर ही रोक दिया तो उसने वहीं पर खुद को उड़ा दिया।
इस्लामाबाद में 3 महीने के अंदर यह दूसरा आत्मघाती हमला है। लोग मर रहे हैं। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल बिरादरी से भीख मांगने में व्यस्त है और फील्ड मार्शल असीम मुनीर बलूचिस्तान से खैबर तक अपने सिपाहियों की मौत का तमाशा देख रहे हैं और दावोस घूम रहे हैं, लेकिन उनके मुल्क की राजधानी भी महफूज नहीं। और तो और यह हमला तब हुआ है जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पाकिस्तान में। और अब अमेरिका ईरान में तनाव वाली ग्लोबल फिक्र, जरा ध्यान से देखिएगा यह खबर। आज पूरे पश्चिम एशिया की नजरें ओमान की राजधानी मस्कट पर टिकी थी। मस्कट आज अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सेंटर पॉइंट था। वहां के 2 अलग अलग बंद कमरों में अमेरिका ईरान में वार्ता के लिए टेबल लगाई गई थी। 2 अलग अलग रूम क्यों, यह हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यह मीटिंग 7 घंटे तक चली। इस मीटिंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, ईरान अमेरिका में बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। अगली बातचीत की जगह और समय बाद में तय होगा, लेकिन ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को बंद करेगा या नहीं, खमनेई ट्रंप की कड़ी शर्तों को कबूल करेंगे या नहीं, अमेरिका ईरान में शांति वाया मस्कट आएगी या युद्ध भड़केगा, यह बात आज अधूरी ही रह गई। और इस बीच तनाव कम होगा इसकी गुंजाइश भी नहीं दिखी, क्योंकि वार्ता के बीच ही फारस की खाड़ी में अमेरिका के जंगी बेड़ों की नई मूवमेंट देखी गई है और अमेरिकी बेस को तबाह करने के लिए ईरान ने सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती की है। ये सारी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत मीटिंग की डिटेल से करते हैं। इस मीटिंग में दोनों देशों से कौन कौन शामिल हुए यह भी देखना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर इस मीटिंग की सीरियसनेस कितनी थी। मस्कट के एक मीटिंग रूम में जेराड कुशनर थे। वो ट्रंप के दामाद हैं, व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर भी हैं। जेराड कुशनर के साथ स्टीव विटकॉफ भी थे। वो ट्रंप के सलाहकार हैं, पहले एक रियल एस्टेट एजेंट थे। वैसे ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची मस्कट में थे। वो दूसरे मीटिंग रूम में थे। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मध्यस्थता की जिम्मेदारी ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर अल बुसैदी ने निभाई। यह जानकारी ओमान के विदेश मंत्रालय के एक बयान में दी गई। यह मीटिंग अमेरिका की ओर से रखी गई 3 कड़ी शर्तों पर थी। अमेरिका की पहली शर्त क्या है? ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे, साथ ही पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया जाए। दूसरी शर्त, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, ताकि इजराइल ईरान की रेंज से बाहर हो जाए। तीसरी शर्त, ईरान हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों को मदद देना बंद करें। इन्हीं शर्तों पर बातचीत के लिए अब्बास अरागची को सुबह ईरान से जब ओमान जाना था तो उन्होंने तेहरान से फ्लाइट नहीं पकड़ी, उन्होंने तबास से उड़ान भरी। तबास से उड़ान भरना ईरान का अमेरिका को एक मैसेज था, क्लियर कट मैसेज, क्योंकि तबास वो जगह है जहां 1980 में अमेरिका का एक बड़ा ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया था। ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ये उस समय की बात है जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। 1979 में उसी क्रांति के समय तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया था। 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। उन बंधकों को छुड़ाने के लिए 24 अप्रैल 1980 को अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक जटिल सैन्य मिशन को मंजूरी दी, जिसे ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम दिया गया। इस मिशन को सफल बनाने के लिए अमेरिका ने ईरान के तबास के पास एक रेगिस्तानी इलाके को बेस बनाया, जिसे डेजर्ट 1 नाम दिया गया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही अचानक आए भयानक रेतीले तूफान की वजह से अमेरिकी हेलीकॉप्टरों में तकनीकी खराबी आ गई। वापसी की तैयारी करते समय एक अमेरिकी C-130 परिवहन विमान और एक RH-53 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। इस हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका को अपने कई विमान और दस्तावेज वहीं छोड़कर भागना पड़ा। यह अमेरिकी सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली घटनाओं में से एक है। इसने राष्ट्रपति जिमी कार्टर की छवि को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो अगला चुनाव हार गए। ईरान की सरकार ने उस रेतीले तूफान को उस समय दैवीय हस्तक्षेप बताया था। ईरान का मानना था कि अल्लाह ने रेत के तूफान वाली मदद भेजकर अमेरिका से उनकी हिफाजत की। अब्बास अरागची इसीलिए आज जब अमेरिका से वार्ता के लिए निकले तो तबास से ही ओमान के लिए फ्लाइट ली। इस कदम के जरिए ईरान ने यह याद दिलाने की कोशिश की कि उसकी धरती पर अमेरिका के सैन्य प्रयास पहले भी विफल रहे। अमेरिका ने फिर से कोई गुस्ताखी की तो इस बार ट्रंप को कार्टर जैसी हार झेलनी होगी।
ईरान अमेरिका को सिर्फ कड़े कूटनीतिक संदेश ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो अपनी सैन्य ताकत की भी नुमाइश कर रहा है। अमेरिका को सीधा संदेश है कि हद में नहीं रहे तो ईरान पश्चिमी एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी बेस में हाइपरसोनिक तूफान ला सकता है। असल में मस्कट में बातचीत के बीच ही ईरान ने बहुत बड़ी जंगी तैयारी की है। अपनी सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को मिसाइल सिटी में तैनात किया है। खुर्रमशहर 4 1500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने वाली किलर मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार वायुमंडल के बाहर मैक 16 है, यानी लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और वायुमंडल के अंदर मैक 8 यानी लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम का रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। ईरान ने खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी किया। अमेरिका से बातचीत के ठीक पहले IRGC ने मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी किया। हमारे फिक्र के जो भी फैंस नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि पश्चिम एशिया में ईरान के पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। एक्सक्यूज मी। तेहरान से लेकर करमनशाह और सेमनान के अलावा खाड़ी क्षेत्र के पास लगभग 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं। कई मिसाइल साइट्स तेहरान के अंदर और बाहर मौजूद हैं। इन सभी जगहों पर ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हुई हैं, जिसे नाचती हुई तबाही कहा जाता है। इसके अलावा 1700 किलोमीटर की रेंज वाली इमाद मिसाइल, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली गद्र मिसाइल, 1300 किलोमीटर के रेंज वाली शहाब 3 जैसी घातक मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में तैनात करके रखी है। ईरान की ड्रोन पावर भी जबरदस्त है और इन्हीं मिसाइल और ड्रोन के दम पर ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका हमला करेगा तो जवाब करारा मिलेगा। लेकिन अमेरिका की तैयारी कम नहीं है। ईरान से लगे हुए देश आर्मेनिया में अमेरिका की सैन्य तैनाती हुई है। अमेरिकी एयरफोर्स ने C-17 ट्रांसपोर्ट विमान आर्मेनिया में उतार दिए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का मेगा एयरलिफ्ट हुआ है। अब तक 102 C-17 C-5 फ्लाइट्स की लैंडिंग हो चुकी है। जॉर्डन बेस पर सबसे ज्यादा 58 विमानों की लैंडिंग हुई है। सेंटकॉम क्षेत्र में अमेरिका की कई सैन्य तैनाती की जा चुकी है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में 12 वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर तैनात किए जा चुके हैं। जॉर्डन में ही F-15 और A-10C थंडरबोल्ट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। ईरानी एयर स्पेस के नजदीक MQ-9 रीपर का मूवमेंट भी देखा गया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, कहा कि वेनेजुएला से भी बड़ा अमेरिकी बेड़ा ईरान की ओर रवाना हो चुका है। समझौता नहीं हुआ तो ईरान भयानक परिणाम देखेगा। जवाब ईरान की ओर से भी दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका से बात करेंगे लेकिन मनमानी के आगे नहीं झुकेंगे। खमने के सलाहकार अली अकबर विलायती ने भी धमकी दी है। तेहरान किसी भी विदेशी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच युद्ध से पहले हुई इस जुबानी जंग पर न्यूज रही। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान में जंग होने के संकेत अमेरिकी प्रशासन के एक आदेश से भी मिल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में बचे अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है, एडवाइजरी, जिससे महायुद्ध का सबसे बड़ा मैसेज माना जा रहा है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि ईरान में सुरक्षा की स्थिति खराब है। यहां लोगों को की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। यहां तक कहा गया कि लोग अपने निकलने का प्लान खुद बनाएं। अमेरिकी सरकार की मदद आने का भरोसा ना करें, क्योंकि मौजूदा हालात में मदद कर पाना मुश्किल है। इस चेतावनी को अरब में महायुद्ध का काउंटडाउन बताया जा रहा है। और अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं उसका कनेक्शन ट्रंप और बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान वैसे तो पाकिस्तान से अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है, लेकिन शायद बलोच लिबरेशन फोर्स के लड़ाकों को भविष्य में ट्रंप से अपनी बेशुमार दौलत बचाने के लिए जंग लड़नी पड़े। वैसे तो एक जंग वो सीपेक के प्रोजेक्ट से निपटने के लिए भी लड़ रहे हैं चीन से। खैर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वो प्लान बनाया है जिससे वो बलूचिस्तान का अरबों का खजाना लूटना चाहते हैं। बलूचिस्तान की जमीन बंजर है, लेकिन जो जमीन ऊपर से वीरान दिखती है उसके नीचे सोना, चांदी, तांबा और रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों का पहाड़ है। और ट्रंप की नजर बलूचिस्तान के इसी खजाने पर टिकी हुई है और उनका स्कैनर पूरे बलूचिस्तान में चल रहा है। वो ढूंढने में लग गए हैं कि आखिर कहां सबसे ज्यादा खजाना होगा, और इसके लिए ट्रंप ने सबसे सॉलिड प्लान बनाया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कॉपर प्रोजेक्ट रेको डिक माइन में निवेश करेगा। ट्रंप ने 2 फरवरी को ही प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है और 4 दिन में तय कर दिया कि वो बलूचिस्तान में जमीन के नीचे दफन अरबों के खजाने को निकालेंगे।
अब देखिए ट्रंप के ने दिमाग किस तरीके से लगाया है, यह ध्यान से देखिए। ट्रंप बलूचिस्तान में लगभग 11,787 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, लेकिन उनकी नजर बलूचिस्तान के 775 लाख करोड़ रुपए के खजाने पर है। माना जाता है कि बलूचिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सोना और तांबे का भंडार है और ट्रंप किसी भी कीमत पर यह खजाना चाहते हैं। यानी अब तक ट्रंप ने तेल के लिए वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप कर लिया और अब ऐसी आशंका है कि अगला नंबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान का हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। ट्रंप का प्रोजेक्ट वॉल्ट एक महत्वाकांक्षी योजना है। ट्रंप ने यह स्ट्रैटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व बनाने के लिए शुरू किया। इसका मकसद है रेयर अर्थ मिनरल्स में चीन पर निर्भरता कम करना। अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने इसके लिए $10 अरब का लोन मंजूर किया है। कुल $12 अरब में यह प्रोजेक्ट अमेरिका के अंदर कई माइनिंग और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान की रेको डी खदान रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिका का इकलौता विदेशी निवेश है। आखिर कैसे ट्रंप ने बलूचिस्तान को खोखला कर उसका खजाना लूटने का प्लान बनाया है, इस रिपोर्ट में देखें। पाकिस्तान का लगभग 75% दुर्लभ खनिज बलूचिस्तान में मौजूद है। यहाँ रेको डी खदान बलूचिस्तान के चागाई जिले में स्थित है। ये दुनिया के सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड रिजर्व्स में से एक है। यहाँ करीब 15 मिलियन टन तांबा और 26 मिलियन आउंस सोना है। इस खजाने की कुल अनुमानित वैल्यू $60 अरब से ज्यादा है। दावा किया जाता है कि पूरे बलूचिस्तान में 725 लाख करोड़ रुपए के दुर्लभ खनिज हैं। बलूचिस्तान की 760 किलोमीटर लंबी तट रेखा अरब सागर से लगी है। यहीं पर ग्वादर और पसनी जैसे रणनीतिक बंदरगाह भी हैं। ये इलाका रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अहम माना जाता है। ट्रंप के लिए बलूचिस्तान सिर्फ खदान नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार। वैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत महत्वपूर्ण खनिज भंडार का खजाना जमा करना चाहते हैं। इसमें घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिलेगा और सप्लाई चेन सिक्योरिटी मजबूत होगी। हालांकि कुछ का यह कहना है कि जिन स्टीव विटकॉफ को आपने देखा था ना थोड़ी देर पहले ईरान से बातचीत करते हुए, वैसे कई सारे लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप के पाले में जिनका बड़ा फायदा होगा ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट से। आप समझ सकते हैं। खैर, ये ट्रंप सरकार का बड़ा कदम है। देखिए इसके तहत ट्रंप कहां कहां माइनिंग करने वाले हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट आपके सामने आने वाला है। पाकिस्तान के रेकोडीक माइनिंग प्रोजेक्ट पर $1.3 बिलियन का निवेश होगा। यहां सोना और तांबा की खान है। हालांकि तांबे की माइनिंग में कम से कम 20 साल लग जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए। इसके अलावा अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में $27.4 मिलियन का निवेश होगा। यहां टाइटेनियम, निकल और मेटल पाउडर्स का उत्पादन होगा। टेनेसी में $23.5 मिलियन एडवांस और क्रिटिकल मिनरल मेटल्स प्रोसेसिंग पर खर्च किए जाएंगे। न्यूयॉर्क में $15.9 मिलियन के निवेश से जिंक माइनिंग और उत्पादन होगा। इसके अलावा वर्जीनिया में $11.1 मिलियन टाइटेनियम प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च होंगे। ये सभी ट्रांजैक्शंस अमेरिका की सप्लाई चेन को मजबूत करने और विदेशी निर्भरता कम करने के लिए हैं, जिसमें बलूचिस्तान भी भारी भरकम निवेश की चर्चा ज्यादा हो रही है। खैर, अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा और आज रात जब आप घर जा रहे होंगे तो थोड़ा केयरफुल होकर दिल्ली एनसीआर में जाइएगा। न जाने कौन सा गड्ढा खुला हो और वो खुली कब्र के रूप ले ले, क्योंकि फिक्र बढ़ाने वाली अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। एक्सक्यूज मी। वो दिल्ली जहां से देश के लिए फैसले होते हैं, जहां से विकसित भारत की नीति तय होती है, उसी दिल्ली में गड्ढे मौत बनकर लोगों का इंतजार करते हैं। यह खबर आपको परेशान भी करेगी, हैरान भी करेगी। इसमें जानलेवा लापरवाही है, सिस्टम पर उठते सवाल है, सबक ना सीखने वाली वो जिद है जो इंसानों की जान ले रहा है। जो घटनाएं टाली जा सकती हैं, शायद उन्हें जानबूझकर होने दिया जा रहा है। हर मौत के बाद दुख प्रकट किया जाता है और फिर अगले हादसे का इंतजार। यह सिलसिला चलता चला आ रहा है। कल रात भी वही हुआ। बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी नाम के एक बैंक कर्मचारी की मौत हो गई। वो घर लौट रहा था।
कल रात जो दिल्ली में हुआ वैसी ही घटना 20 दिन पहले सिर्फ 50 किलोमीटर दूर नोएडा के सेक्टर 150 में हुई। उस दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता ने मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में डूबकर दम तोड़ दिया था। वो भी अपने घर लौट रहे थे। अगर उस घटना से सबक लेकर अलर्ट होते तो आज कमल गड्ढे में नहीं गिरता, उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। दोनों घटनाओं का सीक्वेंस एक जैसा ही है। वहां भी कोई चेतावनी का बोर्ड या बैरिकेडिंग नहीं थी और यहां भी ऐसा ही दावा है। वहां भी सिस्टम की लापरवाही हुई और यहां भी सिस्टम दम तोड़ चुका है। युवराज भी घर लौट रहा था और कमल भी, लेकिन दोनों घर पहुंचने से पहले सिस्टम की लापरवाही के शिकार हो गए। जिस गड्ढे के पास आज पुलिस अफसरों का जमावड़ा है, नेताओं के दौरे हो रहे हैं, एक्शन हो रहा है, अफसरों पर गाज गिर रही है, अगर इतनी गंभीरता और तेजी पहले दिखाई होती तो शायद कमल गड्ढे में नहीं गिरता और एक परिवार का चिराग बुझने से बच जाता। कमल ध्यानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निजी बैंक में काम करता था। रोज की तरह कल रात 11 बजे वो अपने दफ्तर से कैलाशपुरी में अपने घर लौट रहा था। अंधेरा होने की वजह से सड़क का गड्ढा नहीं दिखाई दिया। वो बाइक समेत उस गड्ढे में जा गिरा। चेतावनी का कोई बोर्ड नहीं था। बताया गया कि 2 दिन पहले यह गड्ढा खोदा गया था। शुरुआती जांच में यही पता चला है कि गड्ढे में गिरने से ही मौत हुई है। सोचिए 15 फीट गहरा गड्ढा था और जब ये गड्ढे में गिरे हैं और जब इनकी बॉडी को ढूंढा गया है तब भी इन्होंने हेलमेट पहन रखा था। सोचिए कितना लीथल, कितना खतरनाक था ये। रात 11:30 बजे उसने घर पर फोन किया और बताया कि जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर हूं। काफी देर तक जब वो नहीं पहुंचा तो परिवार को चिंता हुई। घर वाले थाने पहुंचे, पुलिस से मदद मांगी। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। 6 थानों में मैं रिपोर्ट लिखाई, 6 में से किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी। 24 घंटे का दे रहे कि 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे। सागरपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, वो वहाँ की लेडी ऑफिसर क्या बोल रही है हमारे को कि तुम्हारा एक लौता लड़का नहीं खोया, दुनिया के हजारों लड़के खो रहे दे पर्दे। सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस की संज्ञान में ये सारी चीज़ें आई। सर परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो लगभग 7-8 थाने घूमे हैं कल और उनको कोई सहयोग नहीं मिला। आप लोग नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड का काम चल रहा था। जल बोर्ड ने खुदाई के बाद गड्ढा खुला छोड़ दिया। कितना सिंपल है, सोचिए, देखिए जरा ध्यान से, विजुअल्स देखिए आप। जल बोर्ड ने गड्ढा खुला छोड़ दिया। ये देखिए, शॉकिंग। 19 फीट लंबा है, 14 फीट चौड़ा है, लगभग 17 फीट गहरा है, जिसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। यानी 6 फीट के 3 इंसान के बराबर गहरा गड्ढा। क्या दिल्ली जल बोर्ड के काम करने का यही तरीका है? इस मुद्दे पर राजनीति शुरू होते भी देर नहीं लगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया है। उनकी पार्टी इसे लेकर काफी आक्रामक है। अब से कुछ देर पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है, क्योंकि यहां न इस्तीफा होता है, न सजा मिलती है, न किसी की अंतरात्मा जागती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली कैबिनेट के 2 बड़े मंत्री आशीष सूद और परवेश वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। सवाल उठने शुरू हुए तो सरकार ने जल बोर्ड के एक इंजीनियर समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। भरोसा दिया गया कि आगे भी जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 अधिकारियों को निलंबित करने से जानलेवा गड्ढा का जो मामला है वो खत्म हो गया? क्या जिम्मेदारी सिर्फ अफसरों की है, मंत्री या सरकार की नहीं है? आखिर बीच सड़क पर इतना गहरा गड्ढा खुला क्यों छोड़ा गया? मौके पर चेतावनी का बोर्ड और बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? अगर काम पूरा हो गया था तो गड्ढे को क्यों नहीं भरा गया? क्या गड्ढा जल बोर्ड करेगा, गड्ढा बंद जल बोर्ड करेगा और उसे भरने कोई और आएगा? मतलब गड्ढा कोई और करेगा और भरने कोई और आएगा? क्या उन्हें यह समझ नहीं आया कि बीच सड़क पर इतना गहरा गड्ढा जानलेवा हो सकता है?
आपको गहराई दिखाऊं तो आप देखेंगे कि गहराई जो है इसकी वो तकरीबन यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 17 फीट जो है वो दिखाई दे रही है, यानी कि गहराई जो है काफ़ी गहरा गड्ढा है और इसी में गिरने से जो है कमल की मौत हो गई। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, अगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आशीष सूद की विधानसभा में दो ही चीजें मशहूर हैं, एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। ये कह रहे हैं मैंने जांच कर ली है, सुरक्षा के सारे जो जरूरत होती है वो सब थी, मगर मैंने कह दिया कि चीफ इंजीनियर जो है एक कमेटी बना के जांच कर ले। अरे जब मंत्री ने पहले ही जांच करके डिक्लेयर ही कर दिया मीडिया में कि सब कुछ था, वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। इस पूरे मामले में अभी लेटेस्ट अपडेट यह आ रहा है कि डीजीपी दिल्ली जल बोर्ड ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है और गैर इरादतन हत्या का अधिकारियों, दिल्ली जल बोर्ड के और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जैसे आज दिल्ली की घटना पर हंगामा मचा, वैसे ही नोएडा में युवराज मेहता की मौत पर भी हुआ था। जिस निर्माणाधीन मॉल में यह घटना घटी थी उसके बिल्डर को गिरफ्तार किया गया था, जिसे आज जमानत मिल गई। एक दिन दिल्ली जल बोर्ड के निलंबित अधिकारी भी बहाल हो जाएंगे, लोग कमल को भूल जाएंगे, सिर्फ उनका परिवार याद रहेगा। इस वक्त मौजूद है नोएडा के सेक्टर 150 में, और ये वही मोड़ है जहां पर 16 जनवरी की रात युवराज मेहता जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गैर हत्या के मामले में नोएडा पुलिस ने जो आरोपी बिल्डर है अभय कुमार, उसको गिरफ्तार कर लिया था। अब देखिए इस कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि जो अभय कुमार है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभय जो बिल्डर है उसकी इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और साफ तौर पे कहा है कि नोएडा पुलिस जो है उसने गिरफ्तारी करते वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश है, उनका ठीक से पालन नहीं किया था, इसलिए उसे तुरंत छोड़ा जाए। और हुआ भी वही, गुरुवार की रात अभय को छोड़ दिया गया है। अगर आज की बात करूं तो दिल्ली के जनकपुरी में भी एक ऐसा ही लापरवाही भरा हादसा सामने आया, जहां पर जल बोर्ड के काम चल रहा था, वहां गड्ढा था और गड्ढे में एक वहां पर असिस्टेंट मैनेजर बताया जाता है जो कि पालम का रहने वाला था, वो उस गड्ढे में गिरता है, उससे उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे कितने लापरवाही के गड्ढे हैं जिनकी वजह से जो देश के युवा हैं या देश का भविष्य है वो ऐसे ही मौत के मुंह में समाते रहेंगे। वीडियो सहयोगी हरीश के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। जानलेवा गड्ढे सिर्फ दिल्ली या नोएडा की समस्या नहीं है। अब यह जरा ध्यान से देखिएगा, यह पूरे देश के लिए एक संकट है। सरकार ने भी इसे माना है। यह और बात है कि इसका उपाय आज तक नहीं निकल पाया। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में गड्ढों की वजह से 4,446 दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें 1,856 लोगों की मौत हो गई, 3,734 लोग घायल हुए। इसी तरह 2023 में गड्ढों के चलते 5,840 दुर्घटनाएं हुई, 2,161 लोगों की जान चली गई, करीब 5,309 लोग घायल हुए। यानी एक साल में लगभग 17% का इजाफा। ये सरकारी आंकड़े सिर्फ 2 साल के हैं, इसे आप महज नंबर मत मानिए।
बल्कि ये बताते हैं कि गड्ढे की समस्या कितनी घातक, खतरनाक और जानलेवा है। ऐसे मामले जब सामने आते हैं, कार्रवाई की मरहम पट्टी हो जाती है, लेकिन समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बस एक पैचवर्क कर दिया जाता है। और जब तक कोई ठोस इलाज नहीं होगा, तब तक कभी कमल, कभी युवराज, तो कभी कोई और सिस्टम की लापरवाही के चलते यूं ही दम तोड़ते रहेंगे। अब देखिए लापरवाही प्राइवेट सेक्टर की। खैर, फिक्र में अब एक चिंताजनक नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं। उनके लिए महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं और फिर एयरलाइंस की मनमानी झेलते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात की गारंटी मिलती है कि जिन विमानों में आप सफर करते हैं वो पूरी तरह से फिट हैं? मैं अपना आपको एक उदाहरण बताऊं। एक एयरक्राफ्ट में बैठा था, एयरलाइंस का नाम नहीं लूंगा, उसकी सीट हिल रही थी। बताया गया कि वो डिटैचेबल होती है। जब उसको निकाला गया तो उसके नीचे से इतना बड़ा ऑल पिन निकला। एयर होस्टेस को दिया तो वो देख के डर गई, ओ माय गॉड। खैर, हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें इस बात के संकेत हैं कि आपसे मोटी कमाई करने वाली कई एयरलाइंस के विमान बड़ी संख्या में अनफिट हैं। सरकार के अनुसार 6 भारतीय एयरलाइंस के विमानों की जांच में करीब 50% विमान अनफिट पाए गए। 754 विमानों की जांच में 377 विमान ऐसे मिले जिनमें कोई ना कोई कमी मिली है। यह लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा खराबी, होल्ड इट, एयर इंडिया के विमानों में पाई गई है। इसके बाद होल्ड इट अगेन, इंडिगो एयरलाइंस के करीब 36% विमानों में कमियां मिली हैं। जो मैंने आपको अपनी केस स्टडी बताई थी वो इन दोनों में से ही एक है। खैर, और ये जानकारी कहीं और से नहीं, लोकसभा में पेश किए गए डेटा से सामने आई है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सदन को इस पर लिखित जवाब में बताया कि इंडिगो के सबसे ज्यादा विमानों की समीक्षा की गई, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कमी एयर इंडिया के विमानों में मिली है। जरा इसका पूरा चार्ट देखिए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 3 फरवरी तक इंडिगो के 405 विमानों की जांच की गई, जिनमें 148 में बार बार कमी पाई गई। डेटा से पता चला कि एयर इंडिया के 166 एयरक्राफ्ट में 137 में बार बार खराबी आ रही थी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के 101 विमानों में 54 में ऐसी समस्याएं पाई गई। इस लिस्ट में कुछ और एयरलाइंस भी शामिल हैं, जिनको क्या कहते हैं अंग्रेजी में कंसोलेशन प्राइस मिल रहा है। देखिए जरा, रिपोर्ट के अनुसार स्पाइसजेट के 43 एयरक्राफ्ट का एनालिसिस किया गया, 16 में बार बार खराबी पाई गई। अकासा एयर, जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है, लेटेस्ट है एंट्रेंट, 32 विमानों में से 14 में समस्या पाई गई है। ये इन्फेक्शन वहां पर भी आ गया है। खैर, अब आपको मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर विवाद का एक्सटेंशन दिखाते हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शन और लीगल नोटिस से आगे निकलकर मामला एफआईआर तक जा पहुंचा है। मुद्दा राजनीतिक हो चला है। बीएमसी प्रमुख मायावती गुस्से में है। मूड को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने भी यूटर्न मार लिया है। बड़ा अपडेट यह है कि फिल्म घूसखोर पंडित के मेकर्स और टीम पर केस दर्ज किया गया है। यूपी सीएम के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर लिखी गई है। इसके अलावा मुंबई के समता नगर थाने में फिल्म के टाइटल को लेकर शिकायत की गई है। एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई है, जिसमें फिल्म के रिलीज को रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा खबरों के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजकर संज्ञान लिया है। उधर भोपाल में फिल्म के टाइटल घूसखोर पंडित के विरोध में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुआ। ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने फिल्म के टाइटल, डायलॉग और कलाकारों के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि वो कोई भी सफाई स्वीकार नहीं करेंगे और फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। देखिए, मामले ने तूल पकड़ा तो फिल्म मेकर्स और खुद एक्टर मनोज वाजपेयी की सफाई आ गई है। मनोज वाजपेयी के अनुसार वो सभी की भावनाओं और चिंताओं को समझते हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स या उनका मकसद किसी भी समुदाय पर कोई टिप्पणी करना नहीं था। हाउ इनोसेंट। मनोज वाजपेयी लिखते हैं कि फिल्म मेकर्स ने भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मेहरबानी और प्रमोशन वाली सारी चीजों और जैसे पोस्टर्स और वीडियो को हटा लिया गया है, एज इफ उनके पास कोई ऑप्शन था। इससे पता चलता है कि वो इन चिंताओं को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। देश तो देख ही रहा है।
प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने भी आधिकारिक बयान जारी करके फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक बताया है। नीरज पांडे के मुताबिक फिल्म पूरी तरह काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। पंडित शब्द काल्पनिक किरदार का बोलचाल वाला नाम है। इस फिल्म का जाति, धर्म या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जिन्हें इस फिल्म के नाम या कंटेंट से ठेस लगी, उनके जज्बात को दिल से स्वीकार करते हैं। कुछ समय के लिए प्रमोशनल चीजें हटाने का फैसला किया गया है, जिसे अब हटा भी लिया गया है। इस पर सियासत का पारा भी चढ़ा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी फिल्म घूसखोर पंडित के नाम को लेकर ऐतराज जता रही हैं। मायावती ने लिखा है कि पंडित को घूसखोर बताकर पूरे देश में अपमान और अनादर किया जा रहा है। इससे समूचे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष है। उन्होंने केंद्र सरकार से फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। साधु संतों में भी आक्रोश है। प्रचार सामग्री को विड्रॉ करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब तक होता नहीं है तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल देयर। दूसरी बात ये है कि जब आप टाइटल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आता है। तो हमने ये मांग की है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, हमने पार्टी बनाया है अपनी याचिका में, और हमने ये मांग की है कि इस मूवी का जो कंटेंट जब आप एयर करें या OTT प्लेटफॉर्म अपलोड करें, उससे पहले इसको वेरीफाई किया जाए, क्योंकि जो टाइटल है वो अपने आप में इतना ऑब्जेक्शनेबल है, तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दें जिससे किसी को आहत पहुंचे। ऐसे नामों से फिल्म नहीं बननी चाहिए जिससे कोई आहत हो। लेकिन जिनके जमीर आज जागे हैं घूसखोर पंडित फिल्म का नाम रखने से, उनके जमीर उस समय क्यों नहीं जागते हैं जब किसी दूसरे जातियों के बारे में अपमानजनक शब्द लिखते हुए और फिल्में बनती हैं। कि ये प्रक्रिया में दूसरे का पक्ष सुनने के बाद कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए। पक्ष को सुनिए, जानिए भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है। बुलडोजर चला दीजिए, किसी पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, किसी को जेल भेज दीजिए, डरा कर धमका कर देश को चलाना चाहते हैं। जिस संस्कृति ने मनुष्य बनाया है, उस संस्कृति के आचार्यों को यदि बुरा कहा जाए तो ऐसों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए और दोबारा ये ऐसा कर न सके, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे और जनता इसका पुरजोर विरोध करे। भारतीय दंड संहिता के अंदर घूसखोरी एक अपराध है और इस प्रकार का नाम देना किसी एक जाति को, किसी जाति विशेष को, निश्चित रूप से ये भारत के संविधान का उल्लंघन है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में उसी जाति से संबंध रखता हो, उसी बिरादरी से संबंध रखता हो, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए।